बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल अवाम का और मैं हूं आपका मेज़बान आयमन मुफ्ती। नाज़रीन, हमने हमेशा जो भी प्रोग्राम्स हम लोग देखते हैं उसमें कभी मिनिस्टर्स, MPA, MNAs और वज़ीर आज़म, हम इन लोगों के साथ प्रोग्राम करते हैं और इनसे उनकी राय लेते हैं। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने जो नीचे से अपनी पार्टी के लिए भरपूर काम करते हैं, जिनको हम कारकुनान कहते हैं, उनसे भी किसी ने जानने की कोशिश की हो कि वो इतनी डाई हार्ट फैंस जिनको कहते हैं, जो अपनी जान देने के लिए कुर्बान होते हैं, वो इन पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, वो किस तरह मेहनत करते हैं, क्यों मेहनत करते हैं और उसका उनको सिला क्या मिलता है। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो एक कारकुन है मुस्लिम लीग नून की, और उन्होंने भरपूर अपनी ज़िंदगी में मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया, उनके लिए काम किया। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के मुतालिक, और जो सवाल आप उनसे करेंगे एज ए कारकुन, उनका जवाब मैं उनसे लूँगा। बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं किश्वर बाजवा साहिबा, जो मुस्लिम लीग नून की कारकुन है और डाई हार्ट कारकुन है, जो अभी हमने पिछले दिनों TV में भी देखा, और जब मरीम नवाज साहिबा की नैब में थी पेशी, तो वहाँ पर वो पेश भी थी। तो अस्सलाम वालेकुम जी। किश्वर साहिबा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। किशोर साहब, मुझे ये बताइए कि आपने सियासत में आने का, मुस्लिम लीग नून को चूज़ करने का और उसका कारकुन बनने की क्या वजह थी, और आपने क्यों मुस्लिम लीग नून को चुना? बेसिकली तो मैं एक मजहबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वालिद साहब मेरे हाफिज़ कुरान थे, और हम सियासत से तो दूर का भी किसी का फैमिली में वास्ता नहीं है। जब मेरी शादी हुई तो मैं सऊदी अरब चली गई। अल्लाह मियाँ ने वहीं पे मुझे बच्चों से नवाजा। बच्चे बाद में लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी में मैं दाखिल करवाए। वहाँ पे जब उनका ये फाउंडर्स डे होता था तो मियाँ नवाज शरीफ साहब चीफ़ गेस्ट होते थे, या फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब। इनको मैं वहीं पे मिली। बच्चे वो मेरे छोटे थे, तो इस वजह से भी सब भी अच्छे लगते हैं उस वक़्त, जिनका उनसे राब्ता कोई ताल्लुक़ होता है। और माशाल्लाह ये प्राइज़ लेते होते थे, और वहीं से मेरा थोड़ा इनसे ना मुझे अच्छे लगने लगे। इसके बाद मैं सऊदी अरब में थी जब ये मार्शाला लगा परवेज़ मुशर्रफ का। मियाँ नवाज शरीफ साहब पूरी फैमिली जो है ये उधर ही शिफ्ट हुए फिर सऊदी अरब में। वहाँ पे हम लोग मदीने जहाँ भी बैठ के कुरान पढ़ते थे रोज़ा रसूल के सामने। तो मैं इनको कितनी जब भी हम लोग उधर गए बहुत दफ़ा देखा इन्हें मैंने। तो मैं तो उनका मज़हब की तरफ रुझान दे के, कुछ मैं खुद भी मजहबी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। इसके बाद 2002 में हम लोग वापस पाकिस्तान आ गए। फिर मैं जाती उम्र गई। जब मियाँ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वफ़ात पाई तो हम लोग उधर गए। आज मेरा उस वक़्त भी गाड़ी का नंबर उनकी बुक पे लिखा था उन्होंने, और जो तासरात थे हमारे लिखे। इसके बाद फिर मैंने विज़िट किया जो मियाँ शरीफ साहब ने वहाँ जो एक चेन बनाई हुई है स्कूलों की, फिर उन्होंने जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, फिर लोगों के लिए जो भी उधर वो काम अल्लाह के लिए सब कुछ वो कर रहे थे। तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया। बेसिक उसके मैं सोशल वर्क तो करती रही, लेकिन जब मैंने ये सब चीज़ें देखी तो फिर मैंने बेहतर समझा कि मैं पार्टी ज्वाइन करूँ, क्योंकि मैं छोटे लेवल पे काम मुझसे होता था। मैं अपनी जेब से ही सब कुछ करती थी। नहीं तो पार्टी की क्या सपोर्ट थी आपको? आप कहती हैं आप अपनी उस वक्त मुझे कोई सपोर्ट नहीं थी। मैं हर एक की मदद जो मतलब मेरे पास आता, क्योंकि मैं अपने जिस जगह पे रहती थी वो लोग भी हमें आहिस्ता आहिस्ता जानने लगे, और वो समझते थे कि ये हमारे काम आएंगे। हम दिन को आते, रात को आते, उनको कोई मसला होता वो हमें बताते। हम दोनों मियाँ बीवी करते, आवाम की खिदमत करते। इसके बाद जो इलेक्शन हुए, अभी नहीं, ये जो तहरीक चली है अदलिया बहाली की, इसमें भी जिस तरह मियाँ साहब जो भी होता था पार्टी की तरफ से, मैं भी ज्वाइन नहीं की हुई थी पार्टी, लेकिन जो भी वो कह जिधर जिधर उनका होता था हमारी पार्टी जा रही है, ये मुस्लिम लीग नून, हम लोग उस जाते उस तरह ही काम करते। ये सब कुछ देखते हुए जो हमारे PP के सदर मियाँ सलीम साहब, वो फिर हमारे घर आए। फिर उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन करें, आप जब इतना काम करते हैं तो फिर आप ज्वाइन करें। फिर सीनियर नायब सदर थे चौधरी बशीर साहब, उन्होंने भी कहा कि आप ऑफिस आएँ। फिर वहीद आलम साहब मीनवाइल MNA मतलब उस वक़्त बने अभी 13 में, तो इन्होंने भी कहा कि आप जब इतना काम करते हैं, इन्होंने फ़ोन किया कि आप आएँ, मैं आपके घर आता हूँ। फिर इन्होंने मेरे मियाँ जो है उनसे इन्होंने मशवरा किया, फिर इन्होंने मुझे बताइए प्रॉपर तौर पे फिर मैं शामिल हो गई।
मैं लोगों के काम करवाती थी, जिस तरह किसी ने काम करना है, उसके पास पैसे नहीं हैं, वो उसको लगवा दिया, रेडी लगवा दी, ठेला लगा दिया, किसी की बच्ची की शादी है उसमें मदद कर दी, कोई फीसें किसी ने पे नहीं हो रही वो मैंने कर दी। पार्टी फंड होता था जो आप नहीं, ये मैं जेब से करती। ये आप जेब से करती? पार्टी के लिए आपने क्या किया और पार्टी की इंस्ट्रक्शंस क्या थी आपको? पार्टी के लिए मैंने ये किया कि जिधर भी पूरे लाहौर में इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन में, हर जगह गाड़ियां भर के लेके जाती थी ख़वातीन समेत, और मैं 2-2 महीने उधर कैंपेन करती थी, डोर टू डोर, जिसमें वहीद आलम साहब भी कई जगह पे मेरे साथ रहे इलेक्शन। और इसके बाद वहीद आलम साहब 5 साल मेरे घर में ऑफिस के तौर पे, मेरा घर पार्टी सेक्रेटरीट के तौर पे इस्तेमाल हुआ, सारे काम पार्टी के लोग उधर ही आके करवाते थे। पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस क्या थी और आपको ये सारा कुछ करने का आपको पार्टी जो है वो क्या रिवॉर्ड दिया पार्टी ने आपको? मैं ऐसा ज़हन रखती हूँ कि मैं सारा काम अल्लाह के लिए करना चाहती हूँ, मैं रिवार्ड अल्लाह से चाहती हूँ, इसलिए मैंने कभी पार्टी से डिमांड ही नहीं किया कि वो मुझे कोई रिवार्ड दे। लेकिन पार्टी के इल्म में है मैं क्या करती रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और क्या मैंने पार्टी की खिदमत क्या की है। नहीं तो अगर आप ये सब कुछ कर सकती थी तो आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म से भी कर सकती थी, तो वाई पॉलिटिकल पार्टी? देखिए ना, या तो आप मुझे बताएं कि आपको पार्टी ज्वाइन करने से आपको ये सपोर्ट मिली, आपको काम करने में ये आसानी हुई, फिर तो मुझे समझ भी आएगा आपने पार्टी। मुझे एक आसानी ये हुई कि जैसे मैं छोटे लेवल पे अगर काम करती थी, मैं किसी की शादी एक बच्ची की करवा दी है, उसमें मैंने 20-25 हज़ार उसको, अभी एक महीने में मेरे पास 40-50 लोग आ जाते हैं, जिनकी किसी की मैं 5,000 से, किसी की 10,000 से मदद करती हूँ। मेरा बजट इतना ही है कि मैं 40 से 50 हज़ार रुपया महीने का निकाल के तो लोगों की फिर खर्च कर दूं। अभी कुछ लोग ऐसे आते थे जिनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी, वो मैं अपनी जेब से नहीं कर सकती थी। इसका मुझे ये फ़ायदा था कि फिर मैं वज़ीर आला हाउस MNA साहब से एप्लीकेशन साइन करवाती थी, वहीद आलम साहब से, और उधर जाके मैं जमा करवाती थी, फिर वहाँ से उनकी मदद करवाती थी। यानी पार्टी जो है वो किसी न किसी लेवल पे जब आप उनको अपनी एप्लीकेशन देती थी तो वो आपकी उस पे सुनकर तो उसको मदद करते थे। यानी आप किसी न किसी लेवल पे मदद करते थे। नाज़रीन, इस वक्त हम किशोर बाजवा साहिबा से बात कर रहे थे, उनकी ज़िंदगी पे हमने एक रिपोर्ट बनाई है। आइए देखते हैं कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या कुछ किया और कितनी मेहनत की है। रिपोर्ट देखते हैं। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। खिदमत के जज्बे से सरशार पुरअज़्म नर्म गुफ्तार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा किशोर बाजवा साहिबा लाहौर की रिहायशी हैं। इनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा अवामी खिदमत में गुजरा। आपका ताल्लुक़ मजहबी घराने से है, इसके बावजूद सियासत में शमूलियत अख्तियार की और आज भी अपने कायद नवाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रही हैं। अरसे दराज इनका घर सियासी बैठक और खुली कचहरी के लिए इस्तेमाल हुआ। मसाइब में घिरे लोगों की इमदाद और दादरसी करना, अहले इलाका की शिकायत सुनना, गरीब और यतीम लड़कियों की शादी, बच्चों की तालीम के अखराजात में इमदाद करना इनकी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन है। ताहिरा मुनव्वर, स्टार एशिया न्यूज़, लाहौर। जी नाज़रीन, आपने देखा कि एक कारकुन अपनी पार्टी के लिए कितना काम करता है और क्या कुछ करता है। इन्होंने अपनी पार्टी के लिए बहुत काम किया और पार्टी के लिए क्या सोशल वर्क भी इन्होंने काफ़ी किया। तो किशोर साहिबा, मुझे ये बताइएगा, आप जब जितना कुछ आपको अदलिया बहाली तहरीक में बेसिकली पार्टी की जानिब से क्या इंस्ट्रक्शंस मिलती थी? नहीं, हमें इंस्ट्रक्शन तो कोई नहीं मिलती थी, लेकिन पार्टी में जो हो रहा होता है, हमारी पार्टी जिधर जा रही होती है, जो कर रही होती है, हमें इल्म होता है। हम कारकुन जो होते हैं, हम इतने इन्वॉल्व होते हैं उसमें। मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि मैं अदलिया बहाली तहरीक में, मैं उस वक्त भी एक मीडिया, एक निजी टीवी चैनल में था, वहाँ पे वो तहरीक मैंने कवर भी की, वो सारा देखा। ये इतने सारे लोग, आप लोग कहाँ से इकट्ठे होते हैं, कहाँ से आते हैं, और उसके बाद जो है इनका बेसिकली ये तहरीक चलाने के लिए डाई हार्ड वर्कर्स होते हैं, ये क्यों? इसलिए आप क्या समझती हैं उनके ज़हनों में क्या होता है या उनके दिलों में क्या होता है? ये जज्बे का नाम है। हम हर बंदा एक जज्बा रखता है। जब हम अपने लीडर को देखते हैं वो मैदान में निकल आया है, तो हम ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हमारे लीडर को कोई कुछ हो। इसलिए हम उधर मौजूद होना चाहते हैं कि अगर किसी को कुछ पत्थर लगता है या कोई उसको नुकसान पहुंचता है तो हमारे लीडर को कुछ ना हो, हमें हो भी। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, अब आपके लीडर मैदान में क्यों नहीं आ रहे और अब जज्बे की तरह आप लोगों के? अभी कायदीन को उन्होंने उन पे मुकदमात बनाए हैं, फिर उनको उन्होंने पाबंद सलासल किया है, जेलों में रहे हैं। सारी क़यादत हमारी तो जेल में है। जो भी कोई बोलता है इमरान हुकूमत के ख़िलाफ़, जो भी कोई बोलता है वो नैब पकड़ लेती है। नहीं, नैब तो चले उनको पकड़ लेती है, जेलें जो है वो हमेशा हर
जो भी बड़ा सियासतदान है उसने जेल भुगत के आया है। जरदारी साहब ने 11 साल जेल भुगती है, साद रफीक साहब भी अभी पिछले दिनों जेल में रहे, और जितने भी बड़े बड़े सियासतदान, आप किसी का भी नाम ले लें, बड़ा बड़ा अरसा वो जेल में, ये तो उसका एक हिस्सा होता है। लेकिन तहरीकें कभी ख़त्म तो नहीं होती, कारकुनान तो वैसे ही जिंदा रहते हैं। नहीं, जिस तरह की जेल हमारे कायद ने भुगती है उस तरह की जेल तो किसी नहीं भुगती। नहीं, क्या फर्क देखिए ना, उन्होंने अपनी बीवी को बिस्तरे मरग पे छोड़ा, उन्हें पता है कि पता नहीं मैंने मिलना है कि नहीं। अब उनको सज़ा हुई है कोर्ट की तरफ से, अब फिर भी अपनी बेटी को लेके वो पाकिस्तान आए हैं सज़ा भुगतने के लिए। तो ये जज्बा तो किसी किसी में होता है ना। तो अब तो सजा नहीं भुगत रहे, अब तो वो बाहर बैठे हुए अब तो इलाज के लिए गए हैं ना, अभी ये तो नहीं है कि वो खुद तो नहीं गए, सारा हुकूमत को पता है, सब कुछ इनके सामने हुआ, इनके डॉक्टर्स ने देखा, इनके हॉस्पिटल जो कुछ, और को अभी कोर्ट ने भेजा है। नहीं, मुझे बताइए आपका क्या ख्याल है, आपको तो पता होगा कारकुनान को शेयर करते, कब तक इनका इलाज चलेगा, कब तक, यानी क्या? अभी कल मैं देख रही थी कि अभी शुरू है उनका दोबारा, ये कोरोना की वजह से ज़रा डिले हो गया। अच्छा, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब इस टेन्योर के अंदर वापस आएंगे? इलाज जब मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाल्लाह आएंगे, वो ज़रूर आएंगे। वो उस वक्त नहीं रुके जब बीवी बीमार थी और जो हालत थी उनकी, तो अब क्यों रुकेंगे? अच्छा, मुझे बताइए कि इस वक्त आपकी पार्टी में एक तासुर है कि ये बाइफरकेट हो चुकी है, मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के बाद हमजा साहब और मरीम नवाज के बीच में आप किसकी कारकुन हैं? नहीं, कोई भी बटा हुआ नहीं है, कोई तकसीम नहीं है। हमारे लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ अगर अभी वो बाहर हैं तो मियाँ शहबाज शरीफ हैं इधर, तो जो है हमजा साहब हैं वो जेल में हैं, और मरियम बाहर हैं, वो भी नहीं थी, अभी पेशी पे आई हैं, तो आपने देखा क्या हाल किया नहीं, है। अगर हमजा साहब की पेशी होती तो क्या आप तब भी मैं वहाँ जाती, मैं हर पेशी पे मौजूद होती हूँ, अपने हमजा साहब की पेशी हो, मियाँ शहबाज शरीफ की पेशी हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब की पेशी हो, मरियम की पेशी, किसी की भी होती है, हम लोग मौजूद होते हैं, हर पेशी में मौजूद होती हूँ मैं। नाजरीन, अभी हम किशोर बाजवा साहिबा से सवाल, मैं उनसे उनका इंट्रोडक्शन ले रहा था, क्योंकि ये मेरा काम तो नहीं सवाल करना, हमारा फॉर्मेट ही है कि सवाल आप लोग करते हैं। आइए देखते हैं कि आपने उनसे क्या सवाल किया है, फिर उस पर इनसे बहस करते हैं। आइए सवाल देखते हैं। मेरा किशोर बाजवा साहिबा से सवाल है कि उन्हें इतनी जद्दोजहद का कोई सिला भी मिला कि नहीं? जी नाजरीन, आपने सवाल किया, हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इतनी खिदमत करने के बाद पार्टी एक कारकुन को क्या देती है। जी किशोर साहिबा, इतनी आपने जद्दोजहद की, मैंने जो आपकी प्रोफाइल देखी, जब आपको देखा टीवी पे भी आपको देखते रहे, हर जलसे जुलूस में, हर जगह पर हम आपको देखते रहे, डोर टू डोर आपने मेहनत की, लोगों को कन्विंस किया, आपको इसका सिला पार्टी क्या देती है? आपको पार्टी कहाँ पर स्टैंड करती है? क्या बल्दियाती इलेक्शनों में कहीं पर आपको कोई मौका दिया गया? अगर आप इतना काम करती हैं तो आपको कहीं पर कोई मौका दिया गया, मुझे बताइए। जब बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो मैंने तब भी पेपर जमा करवाए एज अ डिस्ट्रिक्ट मेंबर। उन्होंने उस वक्त तो ऐसे ही था कि हो गया मेरा, लेकिन पता नहीं पार्टी की अपनी मसलतें होती हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये उन्हीं को ही पता है। इसके बाद जब ये इलेक्शन हुए हैं हमारे अभी 2018 में, तो इसमें भी मैंने MP के लिए भी पेपर जमा करवाए थे, इसमें भी वही पार्टी की मसलतें, क्या ये हम भी समझते हैं, दूसरी पार्टी वाले भी समझते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि मैं थोड़ा मजहबी भी रखती हूँ कि जब मेरा अल्लाह चाहेगा तो तब हो जाएगा। जी देखिए, मेरा ये जो सवाल था ना जी, ये सवाल इसलिए नहीं था जी। देखिए, हम आपसे यही बात कर रहे कि आपने अपनी ज़िंदगी 2005 से लेके 2020 तक 15 साल आपने अपनी ज़िंदगी सियासत की नज़र की है। आप एक्टिव मेंबर हैं 2013 से लेके 2020 तक। आपको हर जगह हमने भी देखा, आपको काम करते देखा, आपको अपने कायदीन के लिए खड़े होते देखा, लड़ते देखा, कारकुन मार भी खाते हैं, जेलों में भी जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि इतनी जद्दोजहद के बाद एक कारकुन को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए पार्टी से, और उसको क्या सिला मिलता है ये सारा कुछ करने के बाद? देखिए जी, आज भी मुल्क, अगर हम कहेंगे जी मियाँ साहब के दौर में मुल्क को बहुत ऊपर चला गया था और अब बहुत नीचे चला गया, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, ये एक सियासी बहस है, लेकिन मसाइल तब भी थे, मसाइल अब भी हैं। कोई ऐसी हमें नहीं नजर आई कि जी हमें कोई अवामी लेवल पे बहुत किसी भी जगह से, ना इस हुकूमत से ना पिछली हुकूमत से कोई फायदा हुआ। ये वाले इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो वाले उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। एक कारकुन जो है, जो इतनी सारी जिंदगी अपनी झोंक देता है, उसको मिलता क्या? लोगों को मिलता होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मैं तो बस इस बात पे खुश हूँ कि लोगों के काम हो गए, अल्लाह मियाँ राज, मैं अल्लाह मियाँ से बस चाहती हूँ रिवार्ड। बाकी पार्टी की तरफ से अभी तक कुछ नहीं मिला। मैं पार्टी से सिर्फ एक बात ये चाहती हूँ कि जो हमारे कायदीन हैं, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ हैं,
मियाँ शहबाज शरीफ हैं, हमजा साहब हैं, मर्जम। वैसे तो मेरी मीटिंग्स हुई हैं इनके साथ, जब जब इलेक्शन इन्होंने होते थे तो फिर हमारी मीटिंग की जाती थी, हमारी ड्यूटियां लगती थी कि अभी फ़लाँ जगह पे आपने जाके काम करना है। तो हम लोग भी फिर दिन रात एक कर देते थे। हम लोगों ने ना अपनी सेहत देखनी है, ना पैसा देखना है, ना कुछ, घर को तो देखना ही नहीं किसी सूरत में। तो फिर हम निकल पड़ते थे। लेकिन हम भी चाहते हैं कि जब ये सब कुछ ख़त्म हो, जब ये इलेक्शन हो जाएं या जब वो फारग हों, तो जो जिस तरह के हम लोग दिन रात उनके लिए भागते हैं, तो वो हमें मुलाकात का टाइम तो देना, एक दफ़ा मिलें तो सही ना हमें, ताकि हमारा दिल भी मुतमईन हो कि हम इनके लिए निकलते हैं तो ये भी हमें हमारी कदर करते हैं, बस और कुछ यानी आप ये कहती है कि अभी तक आपके दिल में एक हल्की सी खलिश जरूर है कि जी हम इतना काम करते हैं, उसके बाद हमें मुलाकात का भी टाइम जो है वो हमारे से वो शेयर करें कि आपने अच्छा काम किया है भाई, हमारे लिए आप लोग निकले हो, आपको बकअप करें, आपको लेके चले। यानी इसका मतलब ये कि जहाँ पर जो खलिश है वो अपनी जगह पर, अपने दिल में एक खलिश है कि हम अपने कायदीन के लिए इतना करते हैं। मोहब्बत का एक लेवल है ना जी, मोहब्बत का लेवल है, तो बंदे का दिल करता है कि यार हमें वो आके बात करें और हमें बताए। ठीक है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि कारकुन जब इतनी मेहनत करते, सारा कुछ करते, उसके बाद उनके दिल में एक खलिश जरूर रह जाती है कि कायदीन जो है, एक शिकवा भी हल्का सा उन्होंने किया, इस पे आके मजीद बात करेंगे कि हमें ऐसा कुछ मिलता नहीं है। और वो कहती हैं मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती, लेकिन फिर भी दिल में एक ख्वाहिश होती है कि इलेक्शन जीतने के बाद भी जो कायदीन है वो हमसे आके मिले। ब्रेक के बाद आके इस पे कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। हम किशोर बाजवा साहिबा से बात कर रहे थे, वो बता रही थी एज ए कारकुन कि हमारे दिल में ख्वाहिश होती है कि जो कायदीन है वो हमें एटलीस्ट कुछ नहीं कहते तो उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद हमें शाबाश ज़रूर दें या हमसे आके मिलें या टाइम भी दें। जी किशोर साहिबा, मुझे एक बात बताएं, आपने 2013 के इलेक्शन में काम किया जी, मुस्लिम लीग नून के साथ 2018 के इलेक्शन में काम किया। इलेक्शंस के बाद आपकी कितनी दफ़ा मियाँ साहब से मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ से या नवाज शरीफ साहिबा से? नवाज शरीफ साहब से 2013 के बाद भी और 2018 के बाद भी। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब ये पेशियाँ उनकी इस्लामाबाद में होती थी तो हम लोग इधर से उधर जाते थे उन्हें मिलने के लिए। तो एक दफ़ा तो कश्मीर उसमें वो कॉन्फ्रेंस रूम में थे, तो उधर ख़वातीन सारी जो भी उधर गई थी हमारे साथ, तो मैं भी उधर ही गई हूँ, तो उधर सलाम उनसे लिया। और मियाँ शहबाज, बाकी वो रोड पे जैसे वो पेशी के लिए जा रहे हैं तो हाथ हिलाए हैं, तो इस तरह हुई है। और मियाँ शहबाज शरीफ से भी इसी तरह ही, जब वो हमजा साहब से मिलने जेल में जाते रहे हैं या मियाँ नवाज शरीफ साहब से कोट लखपत जाते रहे, तो आप लोग बाहर तो इस तरह हम लोग खड़े होते थे। जी, आप लोग बाहर खड़े होते थे। हाँ जी, उनसे इस तरह हुई है। तो मरजम साहिबा से इस तरह हुई है कि जो उनका हल्का मरजम ये बेगम कलसूम साहबा के जब थे ना इलेक्शन, तो उसमें ड्यूटी मेरी, वो उन्होंने जब ड्यूटियाँ लगानी थी तो फिर उन्होंने कॉल की थी मीटिंग, तो 180H में हमारी मीटिंग हुई। 2 दफ़ा मेरी उनसे ऐसे मतलब हुई है। हाँ जी सही, मतलब हमने उस पर डिस्कशन भी किया, जो मैंने उधर काम किया, फिर उस काम की वजह से फिर उन्होंने मुझे मज़ीद काम दिया, मतलब वो इतनी खुश हुई। उसके बाद फिर जब बेगम कुलसूम नवाज जब उनकी डेथ हुई है तो फिर मैं जाती उम्रे गई हूँ, वहाँ पे भी मैं 2-3 दफ़ा उधर भी मुलाकात हुई है। इस तरह ही है बस। एक कारकुन ने अगर अपने कायद से मिलना, उसका क्या प्रोसीजर है, वो कैसे मिल सकता है? अगर आपका दिल कर रहा है कि आप अपनी कुछ शिकायत, कोई बात, कोई चीज़ को आप अपने कायद से करना चाहती हैं, उसका क्या प्रोसीजर और कितने % चांस है कि आप मिल सकेंगी? नहीं, हमारा तो यही है कि जब वो अभी तो काम ऐसा था मेरा कि वो देखते थे तो फिर मेरा मुस्लिम लीग हाउस से ही नाम जाता था कि ये हमारी बड़ी हार्ड वर्कर है, तो वो फिर वो इसलिए मुझे बुलाते थे। वैसे तो कोई चांस नहीं बनता, या तो फिर हमारे MNA जो होते हैं वो मिलाएं हमें, या फिर MPs जो हमारे होते हैं वो मिलाएं, और तो कोई तरीका ही नहीं है। आप जब यहाँ से इस्लामाबाद जाती रही, उनकी पेशियों पे बाहर खड़े होते रहे, यहाँ से इतना लंबा ट्रैवल करके, तो इसके फंड्स जो है वो पार्टी देती थी? नहीं, हम जेब से खर्च करते। आप जेब से खर्च करते थे? यानी अगर आप ये सारे पैसे अपनी जेब से खर्च करते हैं, वहाँ पर जाकर आप खड़े होते हैं और दूर से आपके कायद ने हाथ हिलाना होता है, उसके बाद आप मुझे कह रही हैं कि सिर्फ दूर दूर से आपने मियाँ साहब को देखा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को देखा, मियाँ नवाज शरीफ साहब को देखा, तो यानी आप लोगों को मुलाकात का भी चांस नहीं मिलता? नहीं, बात करना तो बहुत दूर की बात है ना, मुलाकात का भी चांस नहीं मिलता। मुलाकात का भी चांस नहीं, वो हमारे MNA साहब, ये बात हम लोग जो काम करते हैं ना, असल दुख की ये बात है कि जो हमारे
एमएनए जो होते हैं वो कोई कोशिश ही नहीं करते कि हमें आगे पेज दिखाएं तो सही भी ये हम हार्ड वर्कर हैं, ये इतनी मेहनत करते हैं। मैं आपको बताया मैं मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, उधर बुरा समझा जाता है रोड पे खड़े होना, नाराबाजी करनी, सब कुछ, लेकिन हम अपनी कायदीन के लिए अपनी हदूद में रह के मतलब कुछ उस तरह जो बच्चे मेरे दोनों एक बेटा दोनों डॉक्टर हैं, एक हेल्थ केयर कमीशन में डिप्टी डायरेक्टर है और बेटी मेरी ये कनेड में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है, और दूसरा बेटा मेरा डॉक्टर है वो EFU कंपनी उसमें हेल्थ में सीनियर हेल्थ मैनेजर है। अभी फिर जो मेरे रिलेटिव हैं वो भी हैं ये जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, कोई पसंद नहीं करता कि मैं इस तरह रोड पे खड़े हूँ, लेकिन आप देखें जब हम लोग निकलते हैं जी तो फिर हमें इतना तो होना चाहिए कि कोई हमसे मीटिंग कभी एक दफ़ा ही सही पूरे टेनोर में हमें आके थोड़ा सा हमारी हौसला अफजाई तो होनी चाहिए ना भी, आप निकले जो हुए हो बिल्कुल ठीक पार्टी के लिए। बिल्कुल ठीक बात। तो यानी कि ये MNA MPs जो हैं जिनके पीछे आप लोग सारे खड़े होते हैं, काम करते हैं, ये कभी आपको कहीं पे भी अकोमोडेट करते हैं या आप लोगों की बात को, आपकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाते हैं? मुझे तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता? अगर पहुंचाएं तो फिर जाहिर है हमें डायरेक्ट कभी तो कॉल आ जाए कि भैया आओ, आप इस तरह तो नहीं काम के सिलसिले में तो या ख़वातीन बार के ले आओ या ये काम कर दो तो वो काम कर दो। हम लोग पैसा ऐसे लगाते, मैंने देखा है कि ख़वातीन के पास तो बेचारी किराया नहीं होता कि वो पहुँचें किसी जगह पे, तो वो फिर हम लोग करते हैं ना ये अरेंज सब कुछ। मुझे एक बात बताइए, जो रिजर्व सीट्स होती हैं इसका क्या क्राइटेरिया? इसका ये है कि एक MNA की मेरा ख्याल 2 उधर MP बनती हैं। रिजर्व सीट्स होती है ना, एक तो इलेक्ट होकर आते हैं ना। हाँ जी, रिजर्व होती है, जो रिजर्व सीटें होती है जिसमें वो अपनी मर्जी के बंदों को बगैर इलेक्शन के लगा देते हैं। हाँ जी हाँ जी, उसमें करवाए थे, मैंने भी पेपर जमा करवाए थे। उसमें भी आपका नाम नहीं आया? नहीं, मेरा या तो फिर वो मेरा जो MNA था वो जाके उधर बताए कि भाई ये इसने काम किया हुआ है, या फिर जो हमारी जो सदर हैं ख़वातीन विंग की वो बताएंगे। जब किसी ने अभी ये जो इलेक्शन 2018 हुए हैं, आप सोच नहीं सकते कि मैं 9 बजे निकलती थी घर से अपनी गाड़ी पे, और फिर मैंने पहले वो सारा जो मटेरियल था वो पहुंचाना लोगों को, फिर ऑफिस से उठा के फिर हर UC में जाना, फिर मैंने रात के 10 बजे तक डोर टू डोर मैंने आप मेरी एज का हिसाब लगा लें, और मेरा मतलब काम कोई किसी को यकीन ही ना आए देख के कि मैं इतना चलती थी, इतना काम करती थी। और उसके बाद अभी ये है कि मुझे तो कोई पोजीशन नहीं अपनी लगती पार्टी में इस वक्त। एक ओहदा मिला हुआ है, ठीक है, वो सिर्फ इसीलिए है कि हम मतलब करते ये तो हम अपने कायदीन की मोहब्बत में जाते हैं सब कुछ। बाकी ये जो हमारे साथ सलूक होता है वो उसको अगर हम लोग देखें तो हम जाएं नहीं, घर से बाहर ही ना निकलें। यानी रिजर्व सीट्स भी जो हैं वो भी टोटली सियासत की नज़र होती है, सियासत की नज़र होती है, सिफारिशें उसमें चलती है। अगर काम देखा जाए तो हमारी सारी जो काम करने वाली हैं वो उधर हों। सही, यानी आप ये समझती हैं कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको बैक एंड पे किया जाता है, और जो वो पीछे रहते हैं, जो सियासत में या चोर दरवाजे से जो चोर दरवाजे से जो आते हैं। ठीक है, मैं चोर दरवाजे को डिफाइन नहीं करवाऊंगा, लेकिन ये कि हम यानी चोर दरवाजे से जो भी एंटर होता है वो डायरेक्ट मिल रहे किसी ना किसी तरीके से। हाँ जी, काम कोई नहीं होता, काम कोई नहीं होता, ये मतलब है मेरा चोर दरवाजे से। अच्छा नाज़रीन, आपने ये देखा कि एक कारकुन जो अपनी सारी ज़िंदगी देता है उसकी हसरत ही रह जाती है कि उसका लीडर कभी उसको हौसला अफजाई भी दे, कभी उससे मिले भी, और यहाँ पार्टी के अंदर तरक्की करने के क्या रास्ते हैं। बड़ा कुछ आज मुझे भी सुनने को मिल रहा है, सीखने को, अफसोस भी हो रहा है, दिल को भी दुख हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं किशोर बाजवा साहिबा से, आप लोगों ने अगला सवाल क्या किया। जब नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए थे तो कारकुनान की बहुत बड़ी रैली का इनकाद किया गया था, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हो गए थे। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर गिरफ़्तारी ही देनी थी तो इतनी बड़ी रैली का क्या फ़ायदा? जी नाज़रीन, आपने सवाल किया, बड़ा मज़ेदार सवाल है, बड़ा मज़ेदार, क्योंकि एक लंबी कतार थी कारकुनान की, सड़कें भरी हुई थी। अगर एक एंड उसका दातागंज बख्श की तरफ था तो दूसरा एंड इसका जो था वो असेंबली हॉल पे था। शहबाज शरीफ साहब इसको लीड कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे, और आकर उस सारी लाहौर फिरवा कर पूरी दुनिया को इकट्ठा करके तो आखिर में नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करवा दिया, और जो है वो कारकुनानों को कहा जी बस यही हमने करना था। तो आज इनसे जानते हैं कि इनको इंस्ट्रक्शंस क्या थी और ये क्यों इकट्ठे हुए थे, उस वक्त इकट्ठे होने का मकसद क्या था। जी किशोर बाजवा साहब, बड़ा मज़ेदार सा सवाल है कि इतना लंबा कारकुनान का इन्होंने एक जुलूस निकाला, गाड़ियां भर भर के। मैंने शायद मुस्लिम लीग नून की रैली इतनी बड़ी कभी भी नहीं देखी जितनी उस वक्त थी। आप लोग क्यों निकले थे?
आपके दिल में क्या था, और अगर इसका एंड यही होना था तो फिर ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? और दूसरी बात ये कि ये इस जो अदलिया आज़ादी तहरीक थी उसमें भी मैं, क्योंकि मैं उसको खुद कवर कर रहा था, एज ए सहाफ़ी उसको कवर कर रहा था, मेरे नज़दीक उसमें भी तादाद वो नहीं थी जो तादाद नवाज शरीफ साहब के, मियाँ साहब के वापस आने पे कारकुनान की थी, जिसको मियाँ शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे। और आखिर में उसका नतीजा ये हुआ कि वो इतना बड़ा शो दिखाने के बाद सब जीरो हो गया। ना उससे पहले कभी इकट्ठे हुए, ना उसके बाद कभी इकट्ठे हुए। क्या इंस्ट्रक्शन थी, क्यों आए आप बाहर? मियाँ साहब जिस तरह आ रहे थे बीबी मरियम साहिबा के साथ, और बेगम कुलसूम की जो उस वक़्त कंडीशन थी वो हम सब के सामने थी। हम बहुत तकलीफ़ में थे, और पीटीआई जो कर रही थी, जो उनकी तस्वीरें बना रही थी, जो मान नहीं रहे थे उनकी बीमारी को, और फिर मियाँ साहब को सज़ा हो गई, हमारी सारी हमदर्दियाँ उनके साथ थी। हम जो मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर थे वो इजहार यकजहती के तौर पे हम एयरपोर्ट पे हम इसलिए जमा होना चाहते थे। हम लोग भी रैली के साथ थे, सब लोगों को भी देखा, सारा दिन भी फिरते रहे। रात को हम लोग वो पहुंच भी गए एयरपोर्ट के पास, जहाँ पे फिर वो शेलिंग हुई, आंसू गैस फेंकी गई, वो हम लोगों के पे भी गिरी। हम लोगों ने भी थोड़ा सा उसको बर्दाश्त किया, फिर वापस आ गए। नहीं, मुझे एक बात तो बताएं। फिर क्या हम लोग कारकुन क्या करें अभी? नहीं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रुकते। कारकुन, देखिए कारकुन को ना लीडर की कॉल होती है, जी, ठीक है। मसलन मैं ये समझता हूँ कि डाई हार्ड कारकुन तो हर जगह होते। क्या आपके लीडर उस वक्त कॉल करते कि हमने यहाँ पे बैठना है, यहाँ से उठना नहीं, तो आप लोग उठ जाते? नहीं, हमने नहीं उठना था। नहीं उठना था, यानी आप इस अज़म से गए थे कि जो हमारे लीडर की कॉल होगी हम उस कॉल के ऊपर चलेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करें, इन्होंने जब धरना दिया था तो इन्होंने धरना बड़ा तवील किया था, ठीक है। जितने भी लोग थे, व्हाटएवर, नंबर छोड़े, सब कुछ लोग बैठे हुए थे वहां पे बैठ के उन्होंने धरना दिया था, सब कुछ किया था। अगर आप लोगों को लीडर की कॉल आती तो आप लोग वहां पे रुकते, नवाज शरीफ को प्रोटेक्ट करते। एक बहुत बड़ा जुलूस था, एक बहुत बड़ा जलसा था, एक बहुत बड़ा समंदर था लोगों का। जी आज कहाँ है, और उस वक्त क्यों था, और उसका मकसद क्या था? मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं है, ये सब करने की जरूरत क्या थी? इज़हार यकजहती था, इज़हार यकजहती तो इतना फिरने की जरूरत नहीं थी। वो सड़कों पे खड़े होकर भी हो सकता है, वो तो छोटे छोटे जुलूस निकाल कर, फूलों की पत्तियां फेंक कर, या जलसे करके किसी नासिर बाग में भी करके हो सकता है। आप लोगों को कॉल क्या थी जब आप लोग तैयार थे उधर करने के लिए, धरना देने के लिए भी तैयार थे, रुकने के लिए भी तैयार थे, आंसू गैस भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे, तो जाने का मकसद क्या था फिर? देखें, दुनिया की जो तारीख है उसमें है ये, मुख्तलिफ कौमों पे आया है कि जब उनका लीडर बाहर निकला है तो अवाम जब निकली है तो वो कामयाब हुए, सब कुछ ही लपेट गए जी। हाँ जी, तो अदलिया तहरीक इसकी एक हम लोग एग्जांपल भी है। ऐसे ही समझते थे कि हम लोग भी अवाम निकलते हैं बाहर तो अल्लाह खैर करेगा, लेकिन नहीं कुछ हुआ वैसे। आगे नहीं लेके गए हमें, आगे आपको नहीं लेके यानी लीडर, अवाम तो निकले रहे, अवाम निकले, लेकिन लीडर्स की कॉल जो थी वो उस लेवल पे नहीं थी। क्योंकि देखें जी, मियाँ साहब भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते होंगे कि एक इतनी अवाम आई है। देखें, बेसिकली जो हुकूमत है या मुल्क है वो अवाम पे मुनहसर करता है। जब अवाम खड़ी होती है या बहुत बड़ी तादाद में अवाम खड़ी होती है तो कोई भी उनको, क्योंकि ये अवाम का मुल्क है। तो मेरा जो फिर ये सवाल है वो यही जो सवाल किया हमारे एक प्यारे दोस्त ने, उसने ये बात की थी कि जी अगर यही सब कुछ करना था तो निकलना क्यों था? और उसके बाद से आज तक क्या आपको कभी कोई कॉल आई है? नहीं, कॉल नहीं। अभी हमें पता होता है फलां दिन पेशी है, फलां दिन वो पहले डेट जो भी है मिलती है कोर्ट से, तो हम खुद ही पहुंच जाते हैं। आप लोगों को कहीं पे इकट्ठा करने की इन्होंने बात की कि इस हुकूमत के खिलाफ, वो तो कहते हैं नाअहल हुकूमत है, तो आप लोग इकट्ठे हो या हमने निकलना है या हमने को मार्च करना है? नहीं, अभी कोई ऐसी नहीं। हमें जहाँ तक है इल्म ऐसे ही है कि जो हमारे कायदीन है वो ये चाहते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं ना उसके वजन से खुद ही ये हुकूमत गिरे। आपके कायदीन का ये सोचे कि जो अपने वजन से वो खुद, क्योंकि वो काम ही ऐसे कर रहे हैं सब कुछ। जो देखिए महंगाई कितनी है, अभी जो भी शुगर माफिया है, आटा माफिया है, अभी पेट्रोल का जो हुआ था मसला, ये सारे तो उनके साथ हैं, खुद ही सब कुछ ये कर रहे हैं घपले। तो ये कब तक ये करप्शन चलनी है? नहीं, मुझे करप्शन का इल्जाम तो आपके लीडरान पर है। मैं आपको बताऊं, मैंने देखा 18-20 साल के लड़के ये जब ये इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं हुकूमत क्या, तो वो कह रहे होते हैं चोर, वो चोरी करके चले गए, चोरों को पकड़ ले। उन्हें क्या पता है चोरी क्या होती है, लेकिन वो भी यही कह रहे होते हैं जैसे उनके पैसे निकल गए हैं। तो ये जो बात है ना, करप्शन जो है, जी
मैं नहीं समझती कि मियां नवाज शरीफ साहब ने करप्शन किया। आप नहीं समझती? नहीं, मैं नहीं मियां साहब तो ऐसे खुद भी साबित नहीं कर सके, उनके पास इतना पैसा कहाँ से है, वो हुकूमत में देखें उनका अदालत में उन्होंने मनी ट्रेल देनी थी, नहीं दी उन्होंने। इमरान खान की बहनों के पास के 107 अरब जो है ना वो सामने आया है। उनका घर देखें, वो बेशक कहते रहे मेरी बीवी ने किया, वो किया, नहीं मैं बताने ही लगी हूँ, इनके बाप के पास उतना नहीं था, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब थे उनका बाप बहुत मालदार शख्स था। अभी देखें जो शौकत खानम हॉस्पिटल है, ज़मीन दी गई, चलें वो कह लें जी पाकिस्तान की, लेकिन 50 करोड़ रुपया तो दिया ना मियां नवाज शरीफ साहब ने। इसके बाद जो भी उधर वो लगी है मशीनरी वगैरह सब कुछ, वो भी उन्होंने हर तरह मदद की है इनकी। तो मालिक तो वो बने हुए हैं, और जो अपने गवर्नर बॉडी में सारा फैमिली के 6-6, 7-7 लाख तना, ये क्या है? ये करप्शन नहीं है? किसको करप्शन कहते हैं हम लोग? नहीं, मेरा सवाल ये है कि यानी आप ये समझती हैं कि आपके जो कायद है वो बिल्कुल भी करप्ट नहीं, उन्होंने किसी किस्म नहीं, वो नहीं है करप्ट। मुझे ये जो आप आटा माफिया, चीनी माफिया ये बात करिए, ये तो मियां साहब के दौर में भी थे, और ये स्कैंडल तो वहां पे भी उठते रहे। आटा माफिया ऐसे ही साथ खड़े रहते थे, छोटी वजारत से उठा के बड़ी पे बैठा दिया, नहीं लेकिन ऐसे होता था। लेकिन मियां साहब के दौर में आज तक कोई एक एग्जांपल नहीं मिलती कि उनके किसी एमएनए एमपीए का एहतसाब हो रहा और उन पे केसेस चल रहे हो और उनको पकड़ा भी जाए। यहाँ पे तो अलीम खान जो तो नैब भुगत के भी आए हैं, ठीक है। मैं जो ये जो नैब इनको पकड़ता है, इनके बंदों को, वो तो ऐसे ही बस दिखाने के लिए होता है। जहांगीर तरीन को भी तो नाअहल करार दिया गया था बैलेंस करने के लिए नवाज शरीफ के केस को, तो ये रहने दें, ये फिर हमारे लेवल की, मैं कहूँगी मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं इस पर। अच्छा, आप चले इसको इस बात को हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये कि आगे का लाएमल क्या कुछ दिया आपको हुकूमत ने कि जी हम इसको कैसे लेके चलेंगे, या मियां नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं? नहीं, अभी इंशाल्लाह ताला उनका इलाज यूं ही हो जाएगा मुकम्मल, वो आएंगे जरूर इंशाल्लाह ताला, वो रुकेंगे नहीं, रुकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। अगर वो आएंगे तो आप लोग फिर उसी जज्बे के साथ, चाहे आपको पार्टी कुछ दे ना दे, लेकिन वो कुछ ना दे, हमें नहीं उसको चाहिए भी नहीं, आपको आगे चाहिए, लेकिन ये कि आप उसी जोश जज्बे से और लेके कारकुन साथ जाऊंगी मैं इंशाल्लाह। जैसे पहले गाड़ियां भर भर के लेके जाती हूँ मैं खुद, फिर लेके जाऊंगी। मुझे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद होते हैं जी। नाज़रीन, आपने देखा कि सारे शिकवे शिकायत के बाद कारकुन, इनके दिलों में पता नहीं क्या है, मैं तो समझ नहीं सकता कि ये लोग शिकवे भी हैं, शिकायतें भी हैं, लेकिन जज्बा भी वैसे का वैसे ही है। वो कहते हैं कि जी हम कारकुन भी लेके जाएंगे, गाड़ियाँ भी भर के लेके जाएंगे, अपने कायद के लिए खड़े होंगे। दुनिया में लोग अल्लाह के बाद अपने लीडर्स को देखते हैं, उन लीडर्स पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और अगर वो लोग लीडरान जो है वो उनके दादरसी ना करें तो फिर वो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। जी वेलकम बैक जी। मेरे साथ किशोर बाजवा साहिबा मौजूद हैं जो कि डाई हार्ट फ़ैन है। मैं इम्प्रेस भी हूँ, थोड़ा डिप्रेस भी हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आती कि इतनी सारी बातें होने के बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद क्यों लीडरान अपने कारकुनों को उस तरह ट्रीट नहीं करते जो उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार है। हम उनसे बात करते हैं, आइए फिर उनसे पूछते हैं कि अगला सवाल आप लोगों ने उनसे क्या किया है, फिर उस पर उनसे बहस करेंगे। मेरा सवाल किशोर बाजवा से ये है कि आपको आज तक इलेक्शन लड़ने का मौका क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल हम पहले वैसे अपनी गुफ्तगू में भी कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से ये सवाल इनके सामने है। हर बंदा देखें, जो भी कारकुन बनना चाहता है वो ये चाहता है कि अगर वो मेहनत करे, वो काम करे, तो उसको मज़ीद मौका दिया जाए। आप एक कारकुन के लेवल पे उतना काम नहीं कर सकती जितना आप एमपीए एमएनए लेवल पे कर सकती हैं जाकर। दूसरी बात यह कि मैं ये समझता हूँ कि जो नीचे से बंदा आता है, जो नीचे की सियासत को, नीचे के लोगों के टेक केयर करता हुआ आता है, वो ज़्यादा बेहतर समझता है मसाइल क्या हैं बनिस्बत उसके जिसने कभी लोगों को देखा ही नहीं कि उनके मसाइल क्या हैं, उनके घरों के मसाइल क्या हैं, उनके डोमेस्टिक मसाइल क्या हैं, या उनको ये पता ही नहीं कि बसों के किराए कितने हैं या बसों में धक्के किस तरह खाए, वो किस तरह काम कर सकते हैं। आपको आज तक क्यों मौका नहीं दिया गया और मौका लेने के लिए क्या करना पड़ता है, और आप और क्या करें इसके बाद? क्या आप कुछ जान देंगी तो उनको समझ लगेगी कि जी आपको मौका देना चाहिए, आपको ऊपर लेकर आना चाहिए? नहीं, मैं इससे ज़्यादा नहीं काम करूँगी, क्योंकि मैं अकेली काम नहीं करती, मेरे हस्बैंड साथ होते हैं हर जगह पे, तो उनको भी आड़ लगता है कई ऐसी जगहों पे खड़े होना। तो मेरा ख्याल है कि मैं इससे मज़ीद ज़्यादा नहीं काम करूँगी जो कर रही हूँ, और कोई मेरे जितना कोई काम कर भी नहीं सकता जितना मैं करती हूँ। और अगर पार्टी ने नहीं बेहतर समझा
तो अभी मैं तो क्या बताऊं, अभी देखें अगर एक बंदे को 3 दफ़ा 4 दफ़ा आप MNA या MPA बनाते हैं तो उस कितने जो वर्कर हैं उनका हक मारा जाता है। अगर आप एक फैमिली से 2 3 4 लोग ले लेते हैं उससे भी वर्करों का कितना हक मारा जाता है। ये तो हमारी फिर लीडरशिप ही देखे तो फिर वही नहीं। मुझे एक बात बताएं, यानी कि आप ये कह रही हैं कि अब अगर मैं इसको इस तरह फ्रेज करूं, आप ये कह रही हैं कि नून लीग में एक ही फैमिली से, जैसे हम बहुत सारी फैमिलीज हमने देखी हैं, किसी ज़माने में खोसा फैमिली होती थी, हाँ जी, उसके हाँ। बाद ये खोकर फैमिली आ गई, ठीक है, ये बहुत सारी, ये फैमिली ओरिएंटेड सा एक बन जाता है कि लाहौर को जो है वो खोकर फैमिली ने कवर कर लिया, 2-3 सीटें उन्होंने ले ली, टोटल जितनी सीटें थी 2-3 सीटें उधर चली गई। उससे पहले खोसा फैमिली जो थी वो उधर से सीटें ले ली थी। वो ये फैमिली ओरिएंटेड चलता है। वर्कर क्या करे, आज चले आप नहीं करना चाहती, आप नहीं कर सकती, जो आपके अलावा भी बहुत सारे कारकुनान है ना जो काम कर रहे हैं और बड़े भरपूर काम कर रहे हैं, क्या वो सारी जिंदगी इसी लेवल पे गुजार देंगे और इसी चीज पे गुजार देंगे? क्या उनको कभी ये पार्टी मौका नहीं देगी? इसके बरक्स जो हुकूमती जमात है वो ये दावा करती है कि वो नीचे से लोगों को ऊपर लेकर आई, ऐसे लोगों को मौका मिला जिनको कभी मिला ही नहीं। आप क्या समझते हैं कि लीडरान, क्या इनकी सोच यहीं पर है, क्या सिर्फ सीटें ही मैटर करती हैं? क्या तरीक़ेकार है कि अगर आप लोग किसी जगह पे खड़ा होना चाहते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल भी कोट कर देता हूँ, जैसे कि ज़ईम कादरी साहब थे, ठीक है जी, मेरे हल्के के वो MPA थे, आपके हल्के के MPA थे, उन्होंने बड़ा काम किया, बड़ा नून लीग के हक में भी बड़ा वो बोलते रहे, टीवी प्रोग्रामों पे भी बड़ी बात करते रहे। उसके बाद पार्टी ने उन्हें डिसोन कर दिया, ठीक है। वो फिर आज़ाद गए तो खैर क्योंकि मिलता ही नून लीग का वोट था तो आज़ाद गए तो बिल्कुल ही पट्टा बैठ गया उनका। लेकिन फिर वही बात है कि इतना काम करने के बाद क्या पार्टी से इस तरह थ्रू आउट कर दिए जाएंगे? दिल क्या कहते हैं, जज्बात क्या कहते हैं, क्या तरीक़ेकार है ऊपर आने के लिए? वो खुद अच्छे थे, काम भी करते थे, हमारे अपने जो कारकुन थे उनसे, उनके साथ भी उनका रवैया अच्छा होता था। उनकी मिसेस भी अभी भी MP हैं, नून लीग की तरफ से ही हैं, उज़मा कादरी जो है वो भी अच्छी थी। लेकिन उन लोगों ने जो आगे लोग लगा दिए थे ना वो ठीक नहीं थे, वो जीत नहीं सकता था ज़ईम। या तो उनको फारिग करता, मैं अभी नाम नहीं लूँगी उन लोगों के, लेकिन वो ऐसे लोग थे कि कोई बंदा अपनी बहू बेटियों को फिर उस ऑफिस में नहीं भेज सकता था। सही। तो असल जो अंदर की कहानी थी वो ये थी। लेकिन फिर उन्होंने कुछ बोला भी उस तरह, फिर वो जो भी आपके सामने ही था सब कुछ। नहीं, मेरा सवाल ये है, कितना मुश्किल है कारकुन के लिए काम करना, ऑफिस में जाना, ऑफिस में बैठना, ऊपर जो लोग बैठते हैं, जो MNA MPS की टिकट लेते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, ना तालीम है ना रवायात है। हम देखते हैं ना जी, हमें भी पता है कि जी ना उनके इक़दार इस तरह के हैं, ना फैमिली बैकग्राउंड उस तरह की है। तो कितना मुश्किल है एक फ़ीमेल वर्कर के लिए काम करना? मैं तो समझती हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो, उनको इसमें होना भी नहीं चाहिए। अभी मैंने खुद भी मास्टर किया हुआ है इस्लामिक स्टडीज़ में, मियाँ मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, बच्चे भी मैंने आपको बताया है किस तरह हैं। तो वो भी मुझे कभी हैरत से देखते हैं जब मैं जिस तरह काम करती हूँ, जो करती हूँ, और फिर वो जो उस तरह नहीं आगे से रिस्पांस मिलता तो वो भी कहते हैं मामा आप क्या कर रही हैं, क्यों टाइम ज़ाया कर रही हूँ? तो फिर मैं भी कभी समझती हूँ कि इससे तो अच्छा था इबादत में थोड़ा टाइम ज़्यादा कर दूँ तो वो बेहतर है। मुझे लगता है कारकुन का कुछ भी नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेंगे। उन बेचारों के पास तो किराया देने के लिए नहीं होता कि ऑफिस पहुँचे, तो उन्होंने बाकी क्या करना है। मुझे आप एक बात बताएं, क्या आप कभी अपने बच्चों को सियासत में आने की बात करेंगी या वर्कर बनने की बात करेंगी? नहीं, मैं तब बात करूंगी कि जब वो अल्लाह मतलब लोगों का काम करने के लिए आए, कि जो जिनके नहीं काम होते उनके काम उन्होंने करवाने, फिर मैं चाहूँगी। मैं खुद भी इसीलिए हूँ इसमें, चाहती हूँ कि लोगों के काम हों, बस मैं इस वजह से इस सियासत में हूँ, नहीं तो मैं ना काम मतलब ना रहूँ सियासत नहीं आप ना। लेकिन क्या आप अपने बच्चों को कभी सजेस्ट करेंगे कि वो एक कारकुन बने? अगर वो लोगों की खिदमत मतलब काम करेंगे, खिदमत करें तो आए, नहीं खिदमत करनी, अगर उनका मतलब ये समझते हैं कि यहाँ पैसा बनेगा या वो गलत तरीका, वो फिर नहीं, वो नहीं, उस तरह मैं नहीं चाहती। अल्लाह का फजल है वो अच्छी जॉब पे, उनको क्या जरूरत है आने की? नहीं देखिए, कारकुन होना या सोशल वर्क करना इज नॉट अ जॉब। मैं आपको बताऊं, बेटे दोनों डॉक्टर थे ना, तो मैं खुद भी करती थी लोगों की खिदमत और कुछ तरह, और मेरे दोनों बेटे जिसको भेजा जॉब पे लगवाते, जिसको जिधर जिधर वो बेटा एक मेरा चिल्ड्रन में था पहले, जितने हम लोग खुद मैं बताती थी कि और ख़वातीन को कि भाई अपने भेजो मरीज़, उधर भेजो, उधर है मेरा बेटा उधर है। तो वो भी उसी तरह ही करते हैं लोग, ऐसे बगैर से उसमें
अभी तो वो जॉब में है तो सियासत कर नहीं सकते, लेकिन वो खिदमत खलक करते हैं। ख़वातीन का क्या स्कोप है एज ए कारकुन और पार्टी में, आप क्या समझती हैं? अगर तो उनकी कदर की जाए उनके काम की तो फिर तो ठीक है, नहीं तो कोई मकसद नहीं है। अगर वाली बात नहीं है। आपने इतना पार्टी में आपने इतना वक्त जो है वो गुजारा है, पार्टी में आपने 15 साल सियासत में दे दिए, 7 साल से आप पीछे इस पार्टी में। आप मुझे ये बताइए, क्या आप क्या देखती हैं, ये स्कोप क्या है? एक खातून अगर कोई फॉर एग्जांपल चलें, मुझे बताएं, कोई 30 साल से नीचे की खातून सियासत में आना चाहिए, कोई 30 साल से ऊपर और 40 साल से नीचे की आना चाहिए, और कोई 50 साल की आना चाहिए, इनका क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है? कहा तो यही जाता है कि यंग जितने हमारे यंग ख़वातीन हैं वो आएँ, लेकिन मैं नहीं मुनासिब समझती। जो मैं देखती हूँ तरीका, जो बीइंग अ मुस्लिम, मुझे तो नहीं ठीक लगता। यानी बीइंग अ मुस्लिम आपको जो है हाँ, मुझे यंग ख़वातीन सियासत में आनी ही नहीं चाहिए। आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और पार्टी का कारकुनान का हिस्सा बननी ही नहीं चाहिए। वैसे घरों में बैठ के करें काम, लेकिन जिस तरह दफ्तरों में, ये रोड पे, ये नहीं, मुसलमान नहीं, अच्छा नहीं लगता। नहीं, चले रोड पे और दफ्तरों में भी छोड़ दे। जी, उनके साथ सलूक क्या होता है? क्या उनको सही ट्रैक पे चलाया जाता है? शायद कायदीन तो हमारे नहीं चाहते हों, लेकिन जो लोग हैं ना, मैं जिस तरह की लैंग्वेज या जो कुछ ये शायद मुझे ही अच्छा नहीं लगता कि मैं थोड़ा, मेरा ज़हन उस तरह का है, तो मुझे तो नहीं अच्छा लगता कि हमारी ख़वातीन, ये जो यंग ख़वातीन है ख़ास तौर पे, ये इस सबका हिस्सा बने। जी। मैं अब आपसे 3 सवाल करूँगा, उस 3 सवाल का जवाब आपने सिर्फ हाँ और ना में देना है, ठीक है? उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। एज ए कारकुन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कदर ही नहीं किसी की है भी और नहीं भी। एक जवाब देना। मैं दोबारा सवाल रिपीट करता हूँ, एज ए कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कदर ही नहीं किसी की? जो मेरे साथ हुआ है वो तो नहीं है, यानी हाँ जी, कदर नहीं, कदर नहीं। ठीक है जी। आपका मकसद सियासत में आना था, इसलिए आपने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया? नहीं, ठीक है। आप समझती हैं कि आपके कायद नवाज शरीफ जो है वो एक फेयर आदमी है और वापस आके इस मुल्क की तकदीर को सही कर सकते हैं? जी, ये ठीक समझ। बहुत शुक्रिया जी आपका। नाजरीन, आपने देखा, आज हमने एक ऐसे लेवल पे जाके भी प्रोग्राम किया है, उन लोगों की आवाज़ को उठाया जो आपको शायद सड़कों पे नारे लगाते हुए, शायद पेशियां भुगतते हुए, शायद अपने कायदीन के लिए जाने देते हुए, धूपों में जलते हुए, और अपने कायदीन के लिए अपनी सारी प्रायोरिटीज़ को ख़त्म करते हुए, उनके लिए काम करते हुए, उनके लिए नारे लगाते हुए देखा है। और उनके साथ क्या सलूक या क्या होता है और वो क्यों करते हैं, आज हमने उनकी सारी कहानी सुनी है। मेरे दिल में थोड़ी सी सवाल भी हैं, अफसोस भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि कारकुन जो इस तरह के कारकुन हैं, उनको ज़रूर ऐसा, एटलीस्ट ऐसा मौका या ऐसा ज़रूर मिलना चाहिए कि जो नीचे के लेवल पे काम कर आ रहे होते हैं, असल मसाइलों को वो जानते हैं, ऊपर की सीटों को कब्ज़ा किया हुआ नीचे के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट आइमन मुफ्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।